हम भगवान की तरह बन सकते हैं। हम भगवान की सबसे महान रचना यानी मानव को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये कोट है महान स्विस फिलोसोफर थियोफ्रास्टस बोम्बास्टस का, जो कि इन्होंने लगभग 500 साल पहले कहा था। अब ये कथन धीरे धीरे सही साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ ही सालों में हम एक ऐसी दुनिया के सबसे नजदीक पहुंच जाएंगे जहां भगवान की बनाई इस दुनिया को मशीनें आगे बढ़ाएंगी और हर क्षेत्र में मशीनें ऑप्शन नहीं बल्कि एकमात्र जरूरत बन जाएंगी। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा। अगर आप ये वीडियो देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ एक और निवेदन कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ तो नहीं जाएगा, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलती है जिससे हम और आगे मेहनत कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जिसको जमीन पर लाने का प्रयास लगभग 80 सालों से किया जा रहा है, और अब वो समय आ गया है जहां पर इस दुनिया को आकार देने वाले लोग भी ये मान रहे हैं कि मनुष्य ने एआई के रूप में कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया है जो दुनिया के लिए परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यानी इंसान ने खुद से भी बड़ी पावर को क्रिएट कर लिया है। एआई आज की और आने वाली दुनिया का सबसे बड़ा सच है, लेकिन यह सही मायनों में क्या है? कौन से खतरे और कौन सा भविष्य लेकर के आ रही है ये तकनीकी, और किस तरह हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं? किस तरह का इतिहास और कितनी लंबी कहानी रही है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे, जो आज हमारे बीच में मौजूद है। तो आज के वीडियो में हम इसी जादुई तकनीकी के अलग अलग पहलुओं पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, और हिंदी में बोलें तो कृत्रिम बुद्धि, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें डेटा बेस्ड अपनी इंटेलिजेंस होती है, जो समय के साथ साथ ग्रो होती चली जाती है और अपनी और हमारी दैनिक गतिविधियों को परखते परखते खुद ही सुझाव, विचार, संदेश और अपने काम करने का ढंग डेवलप कर लेती है। इस टेक्नोलॉजी को आम भाषा में मशीन लर्निंग कहते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भाग है, जिसे आज की दुनिया में अपने आसपास गूगल असिस्टेंट, सिरी, अलेक्सा, बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर पॉपअप होते एड्स के जरिए महसूस करते हैं। आज की दुनिया में कृत्रिम बुद्धि भविष्य की चर्चा हो रही है। हमारे आसपास अलग अलग तरीके से 24 घंटे मौजूद रहती है, और ये टेक्नोलॉजी बदलते समय के साथ अपना आकार बढ़ा रही है। मानव द्वारा तकनीकी रूप से दूसरा मानव गढ़ने की यह रेस लगातार चलती चली जा रही है, और अब तो कुछ बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट यह भी मान रहे हैं कि अगले 5 सालों में इंटेलिजेंस की यह रेस मानवीय बुद्धि से भी आगे निकल जाएगी, और कंप्यूटर हर तरह का काम इंसानों से 1000 गुना बेहतर तरीके से करने की तकनीकी विकसित कर लेंगे। लेकिन ये सब कुछ हमेशा से नहीं था, और ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया में अचानक से हुई किसी घटना का नाम है। ये टेक्नोलॉजी जिसने पिछले कुछ सालों में शानदार रफ्तार हासिल की है, वो इस दुनिया में पिछले 80 सालों से अलग अलग तरह से मौजूद रही है, और धीरे धीरे इतनी दूर आ गई है कि एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर बात करते हुए कहा था कि यह टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए न्यूक्लियर पावर से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. विज्ञान के क्षेत्र में साल 1943 में ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम शुरू हुआ था जहां से आज की एआई दुनिया का नक्शा तैयार होना मुमकिन हो पाया था। लेकिन उससे भी पहले ग्रीक मैथोलॉजी में टेलोस और पिग्मलियन की कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिनमें लेखकों ने अपनी रचनाओं में कुछ ऐसे किरदार गढ़ने का प्रयास किया जो मानवीय बुद्धि या इंसान का मैकेनिकल रूप हमारे सामने रखने का काम करते हैं। समय के साथ साथ साहित्य का विस्तार होता गया, और साइंस फिक्शन कैटेगरी में मशीनों को मानवीय बुद्धि का शरीर देकर सामने रखना आम बात हो गई थी। टेलीविजन और फिल्मों में भी ये बातें अलग अलग तरह से हमारे सामने आती रही हैं, जो कहीं न कहीं शुरू से ही लोगों को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करने की कोशिश थी जो पहले शायद बहुत दूर नजर आ रही थी। लेकिन अब ये सब कुछ बहुत हद तक हकीकत बनती जा रही है। 20वीं शताब्दी तक आते आते यह साबित हो गया था कि मानव मस्तिष्क न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। इससे पहले प्रिंसिपिया मैथमेटिका और द लॉज ऑफ थॉट ने विज्ञान को एक नई दिशा में काम करने का रास्ता दे दिया था। साल 1943 में वारेन और वाल्टर ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का मॉडल दुनिया के सामने रखा, जिसके बाद डोनाल्ड हेब ने न्यूरॉन्स के बीच स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को बताने के लिए अपना नियम बनाया, और इन दोनों प्रयासों को आधुनिक दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में किए गए पहले प्रयासों के तौर पर याद किया जाता है। साल 1950 में अलान ट्यूरिंग ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने मशीनों के अंदर सोचने की शक्ति पर बात करते हुए एक टेस्ट का इजाद किया, जिसके अनुसार अगर कोई सीमित नॉलेज बेस्ड मशीन इंसान द्वारा पूछे प्रश्न का जवाब इंसान की तरह देने में कामयाब रहती है
तो मशीनों में सोचने की शक्ति पर काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस टेस्ट के आखिर में मिले नतीजों ने सही मायनों में साइंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिलॉसफी पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था, और इसलिए ट्यूरिंग टेस्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के तौर पर देखा जाता है। और अलान ट्यूरिंग को अपने काम के लिए आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है। साल 1955 में अलान नेबेल और हर्बर्ट साइमन द्वारा बनाए गए प्रोग्राम लॉजिक थ्योरिस्ट ने बाउंड में से आर्टिस्ट थ्योरम को प्रूव करके इस बात को साबित करने का प्रयास किया कि मशीनों में भी इंसानों की तरह दिमाग होता है। साल 1956 में डार्टमाउथ वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से वो वैज्ञानिक आए थे जो इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रहे थे, और यहाँ पहली बार जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द सबके सामने रखा, जिसे एक नया वैज्ञानिक रिसर्च क्षेत्र मानकर इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू होगा। इस मांग पर सभी की सहमति बनने के बाद इसी कॉन्फ्रेंस में एआई को उसका नाम, मकसद, पहली सफलता और इस पर काम करने वाले वैज्ञानिक मिले थे। इसलिए डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस को आधुनिक एआई की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। ये वो समय था जब फॉर्ट्रन, लिस्प और कोबल जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज का इजाद हो गया था। इनकी मदद से मैकेनिकल इंटेलिजेंस पर नए सिरे से काम शुरू किया जा सकता था। धीरे धीरे ऐसे एल्गोरिदम पर काम शुरू हुआ जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इस दिशा में साल 1966 में पहला चैट बोट बना और फिर स्टूडेंट प्रोग्राम भी वजूद में आया जो हाई स्कूल अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। साल 1972 में दुनिया का पहला इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट जापान में बनाया गया, जिसे WA-BOT-1 नाम दिया गया था। विज्ञान के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया किताबों से निकलकर बहुत आगे निकल गई थी। अचानक सब कुछ आसान लगने लगा था। लेकिन फिर साल 1974 से साल 1980 का वो दौर आया जिसमें अलग अलग कारणों की वजह से एआई पर चल रहा काम थम गया, और इस समय को विज्ञान की दुनिया में एआई विंटर का नाम दिया गया। इसका पहला बड़ा कारण यह था कि अलग अलग देशों ने इस तकनीकी के लिए फंड देना बंद कर दिया था, और दूसरा कारण यह कि समय तक दुनिया में मौजूद किसी भी कंप्यूटर की डेटा स्टोर करने की क्षमता आज की तुलना में बहुत कम थी। कंप्यूटर में मेमोरी क्षमता का भी अभाव था जो इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत जरूरी होता है। साल 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम की शुरुआत और फिर जापान सरकार की मदद से एक बार फिर एआई का रिवाइवल शुरू हुआ। एक्सपर्ट सिस्टम प्रोग्राम के जरिए अब किसी पर्टिकुलर डोमेन से जुड़े सवालों के जवाब लॉजिकली और नॉलेज के बेस पर देना आसान हो गया था। साल 1981 में जापान सरकार ने 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रोजेक्ट के लिए $850 मिलियन का फंड मुहैया करवाया। इसके बाद यूएस ने भी अपने LV प्रोजेक्ट के लिए $350 मिलियन दिए, और इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सफर में एक दौर शुरू हुआ। अगले 6 सालों तक चीजें चलती रही, लेकिन नई टेक्नोलॉजी और महंगे प्रोजेक्ट्स के बावजूद भी जब रिजल्ट्स में सुधार नजर नहीं आया, तब साल 1987 में एक बार फिर एआई विंटर की स्थिति पैदा हो गई थी जो 1993 तक जारी रही, और विज्ञान को अपने अप्रोच में बदलाव करने की जरूरत थी और कुछ बहुत बड़ा उदाहरण पेश करना था। 11 मई साल 1997 के दिन IBM का सुपर कंप्यूटर पहला कंप्यूटर चेस प्लेइंग सिस्टम बना जिसने वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। ये पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सफर में बहुत बड़ा मुकाम था, जिसके बाद अभी तक एआई विंटर जैसी स्थिति सामने नहीं आई है। नई सदी की शुरुआत के साथ ही साल 2002 से एआई आम घरों तक भी पहुंच गई। थोड़ा और समय बीता, फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट कर लिया था। कंप्यूटर अब एआई के जरिए गाड़ियों का रास्ता बताने लगे थे, और वो भी कोई कानून तोड़े बिना। और ये सब मुमकिन इसलिए हो रहा था क्योंकि 90s से ही कंप्यूटर कैपेसिटी ने एक बड़ा बेंचमार्क सेट कर लिया था। एक अनुमान के मुताबिक डीप ब्लू का कंप्यूटर फेरांटी मार्क 1, जिसमें पहली बार साल 1951 में चेस प्लेइंग सिस्टम अलाइन किया गया था, चीजें अब उससे 10 मिलियन गुना ज्यादा फास्ट हो गई थी। साल 2011 के बाद कोई शो जीतना ट्यूरिंग टेस्ट में कामयाबी के साथ साथ गूगल नाउ और अमेज़न एको जैसी डिवाइसेस ने विज्ञान की दुनिया में खलबली पैदा कर दी थी। गूगल का एक प्रोग्राम डुप्लेक्स जो एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करता है, उसे हेयर ड्रेसर से अपॉइंटमेंट लेने का टास्क मिला था, जो इस डिवाइस ने इतने शानदार तरीके से पूरा किया कि दूसरी तरफ बात कर रही महिला को मालूम ही नहीं चला कि वो किसी मशीन से बात कर रही थी। आज एआई ने साइंस फिक्शन में कहानियों के कई पात्रों को जीवंत कर दिया है। बहुत सी नामुमकिन बातें अब निकट भविष्य की चर्चाएं बन गई हैं। चैट जीपीटी जो एआई का ही एक भाग है, वो लगातार अपनी गलतियों से और आसपास की बातों को सीखकर इतना अपडेट हो चुका है कि ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम किसी मशीन से बात कर रहे हैं जिसमें अभी भी सीमित सूचनाएं उपलब्ध है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह काम करता है, इसका आसान और सुरक्षित जवाब यही हो सकता है कि किसी कंप्यूटर यानी किसी डिवाइस में इंसान जितना भी नॉलेज या डेटा स्टोर कर सकता है, वो डिवाइस उसी डेटा के हिसाब से अपने अलग अलग टास्क पूरा करता है। यानी कि एक तरह से किसी डिवाइस के पास अपनी खुद की कोई जानकारी मौजूद नहीं होती है, और ऐसे डिवाइस किसी कमांड के मुताबिक ही काम करते हैं। हालांकि अब यह जवाब पूरी तरह से सही नजर नहीं आता है, क्योंकि ओपन एआई रेगुलेशन के बाद अब मशीनों में कॉन्शियसनेस भी आकार लेने लगी है, जिसका एक उदाहरण सोफिया जैसे रोबोट्स हैं जो खुद भी किसी तरह का विचार, हाव भाव
या जानकारी पैदा कर सकते हैं। ऐसा अभी तक आपने सिर्फ फिल्मों में देखा था। आपको एक फिल्म याद होगी, रोबोट, जिसमें चिट्टी किसी भी तरह का कोई भी काम अपने तरीके से कर सकता था अपनी बुद्धि के दम पर। इस तरह भविष्य में यह भी मुमकिन हो सकता है कि मशीनें खुद जानकारी इकट्ठा करके अपनी तरह की नई तकनीकी डेवलप कर लें, और ये सब कुछ इंसानी वजूद के लिए डराने वाले भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि ओपन एआई और चैट जीपीटी के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों में रेवोल्यूशन लाने वाले सैम ऑल्टमैन से लेकर एलोन मस्क जैसे लोग भी इस तकनीकी को भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह हमारे लिए खतरनाक हो सकती है और क्यों ये लोग इस तकनीकी को लेकर सचेत रहने को बोल रहे हैं, इस पर बात करने से पहले सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एआई किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है। दुनिया में मैकेनिकल रिवॉल्यूशन का इतिहास बहुत पुराना है और हर नई तकनीकी या मशीन ने अपने तरीके से इंसानों को सहूलियत देने का काम किया है। एआई भी इससे अलग नहीं है। आज की तारीख में हम हर तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं। हमारे चारों ओर चीजें एआई कंट्रोल कर रहा है। अमेज़न जैसी वेबसाइट्स पर पसंद के मुताबिक सामान की लिस्ट सामने रखने से लेकर गूगल मैप्स, गूगल असिस्टेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट तक का पूरा सिस्टम आज एआई के जरिए होता है। चैट जीपीटी की बात करें तो इस तकनीकी के जरिए कोई भी अपने मुताबिक कोड लिख सकता है, स्कूल और कॉलेज असाइनमेंट में हेल्प हो सकती है और किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल या स्क्रिप्ट तक तैयार हो सकती है। एआई की मदद से आज दुनिया जीरो रिस्क एंड हाई प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ रही है। एआई की शक्ल में हमारे पास एक ऐसी दुनिया है जो 24 घंटे और 7 दिन हमारी मदद करने के लिए तैयार है। रिपीटेटिव टास्क बेस्ड जॉब और फास्ट डिसीजन मेकिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी इंसान से बेहतर काम कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सर्विस और क्वालिटी कंट्रोल में भी बड़ी भूमिका निभाने में कामयाब हो जाएगी। और एक अनुमान तो यहाँ तक कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वकील और जिम ट्रेनर जैसी सुविधाएं इंसानों को हर समय उपलब्ध कराने की तकनीकी भी विकसित कर सकता है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम एक दायरे में रख करके प्रयोग करें तो बहुत जल्दी यह तकनीकी हर तरह से हमारी मदद कर सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि कोई भी तकनीकी बहुत से खतरे और चिंताएं भी साथ लेकर के आती है। हमारी दुनिया में किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो सबसे बड़ा असर अलग अलग जॉब सेक्टर्स पर ही पड़ता है। गाड़ी आने से तांगे वालों की तादाद का कम होना, इसके अलावा लिफ्ट ऑपरेटर, कैशियर, ह्यूमन कंप्यूटर और लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर जैसे कई जॉब्स की जगह आज टेक्नोलॉजी के हाथों में आ गई है। और इसी कड़ी में अगला नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जुड़ रहा है, जिसे लेकर यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के कारण इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों के काम को खतरा होने वाला है। और इसके उदाहरण भी हमें आज देखने को मिल रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने पिछले 3-4 सालों में सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से लोगों को नौकरी से नहीं निकाला था, बल्कि उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बड़ा कारण था। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 जब पब्लिकली फ्री अवेलेबल हुआ, तब से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती रफ्तार को लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। और यह एक ऐसी तकनीकी है जिसे सोशल मीडिया और इंटरनेट पर लोगों की आपसी बातचीत के जरिए तैयार किया गया है। और अब आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और जब आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो आपको महसूस होता है कि जैसे आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसे हर क्षेत्र के बारे में लगभग सारी जानकारियां मालूम है। ये तकनीकी आपको कविताएं लिख करके दे सकती है, आपके जनरल नॉलेज से लेकर ग्रामर और मैथ के सवालों का जवाब बता सकती है। और यही नहीं, कोडिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम भी कुछ सेकंड्स में कमांड के अनुसार आपको इस टेक्नोलॉजी के जरिए मिल सकता है। चैट जीपीटी को अपने पहले 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में सिर्फ 5 दिनों का समय लगा था, जिसकी अगर हम तुलना बाकी चीजों से करें तो इससे पहले रिकॉर्ड इंस्टाग्राम के पास था, जिसे आंकड़ा पार करने में 2.5 महीने का समय लगा था। बहुत सालों से दुनिया को यह भ्रम हो रहा है कि तकनीकी कभी भी इंसान की क्रिएटिविटी को चैलेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने पर जो सबसे पहला क्षेत्र बदलता नजर आ रहा है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग, म्यूजिक, फोटो एडिटिंग और राइटिंग। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपीटेटिव टास्क बेस्ड जॉब के साथ साथ उन क्षेत्र को भी प्रभावित कर रही है जिस पर इंसान अपना हक कंप्यूटर आने के बावजूद भी जमा कर बैठे थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने हॉलीवुड में क्रिएटिव लोगों की चल रही हड़ताल है, जो यही मांग कर रहे हैं कि एआई से उनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एयर इंडिया और स्नैपचैट ये कुछ ऐसी कंपनीज और एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने अपने सिस्टम में काफी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना शुरू कर दिया है या फिर बहुत जल्दी बड़े पैमाने पर करने वाली है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक दुनिया भर में 85 मिलियन जॉब्स डिसरप्ट होने वाली है। वहीं ग्लोबल एम्प्लॉयर के अनुसार 2027 तक यह आंकड़ा 83 मिलियन तक पहुंचने वाला है।
ऑटोमेशन के कारण अमेरिका में 2030 तक 73 मिलियन और भारत में 120 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी, तो वहीं चीन में आंकड़ा 236 मिलियन तक पहुंच सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया हर तरह के जॉब्स मार्केट पर असर डालने वाली है, जिसकी गिनती टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से 1.7 मिलियन तक पहुंच गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ रखने वाले कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये टेक्नोलॉजी साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड जॉब और कंसल्टिंग पर आधारित काम अभी नहीं कर पाएगा, लेकिन कब तक नहीं कर पाएगा इसको लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ ज्योमेट्रिक फॉर्म में होती है, यानी कि बहुत जल्दी बहुत कुछ इसमें बदलाव हो सकता है। फिर भी एक बात यह भी है कि अगर कुछ जॉब्स जाएंगे तो कुछ नए जॉब्स कैटेगरीज भी खुलेंगी और उसे लेकर भी अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग आंकड़े हैं। 50 से 80 मिलियन नए जॉब्स कैटेगरीज अगले 5 सालों में डेवलप हो जाएंगे, लेकिन ये कैटेगरीज सिर्फ उन लोगों के लिए होंगी जिनके अंदर खुद को अपडेट करने की क्षमता होगी, और जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जल्दी से एक्सेप्ट कर पाएंगे, सिर्फ वही लोग खुद को भविष्य में बनाए रख सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि आपकी जॉब आपसे एआई नहीं बल्कि एआई की समझ रखने वाले इंसान ही छीनेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम और आप जितना जल्दी इस दुनिया को समझ लें, उतना हमारे लिए खतरा टल सकता है। और यह खतरा सिर्फ जॉब्स तक ही सीमित नहीं है, ऐसी बहुत सी अलग अलग चीजें हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, नए प्रोपेगेंडा बिल्ड किए जा सकते हैं। जॉब्स के अलावा जो सबसे बड़ा खतरा एआई लेकर आ रही है उसे डीप फेक कहते हैं, जिसमें किसी भी इंसान का वीडियो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, किसी भी इंसान का चेहरा किसी भी वीडियो में लगाया जा सकता है और उस इंसान को कुछ भी बोलते हुए दिखाया जा सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अभी कुछ आप ऐसे बेटिंग एप्स के एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, जहां पर बॉलीवुड एक्टर्स से उन एप्लीकेशंस का प्रचार करवाया जा रहा है। इसके अलावा एआई को आपकी आवाज की नकल करने के लिए आपकी आवाज को सिर्फ 3 सेकंड सुनने की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद कोई भी एआई का यूज करके किसी की आवाज के जरिए किसी से भी कुछ मांग सकता है और किसी भी अलग अलग तरह से मूर्ख बना सकता है। अलग अलग देशों में ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिसमें कुछ लोगों ने एआई का प्रयोग करके लोगों से पैसे मांग लिए और बहुत कम लोग थे जो पहचानने में कामयाब रहे कि उनके पापा, मम्मी या किसी भी रिश्तेदार की आवाज नहीं है तो उनसे पैसे मांग रही हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। अभी आपको कुछ ऐसे वीडियोस इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देखने को मिल रहे होंगे, कुछ रील्स देखने को मिल रहे होंगे जिसमें मोदी जी की आवाज में बॉलीवुड गानों को डब किया जा रहा है। ऐसे सिंगर्स जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी आवाज की वर्जन में नए नए गाने बन रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अभी एआई की शुरुआत, आज के 5-10 सालों में जब ये चीजें एडवांस हो जाएंगी तो म्यूजिक इंडस्ट्री पर, फिल्म इंडस्ट्री पर एक कितना बड़ा असर छोड़ेंगे, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। आपने ओ माय गॉड फिल्म देखी होगी जिसमें परेश रावल का किरदार अपने नुकसान का मुआवजा भगवान से लेने की बात करता है। ऐसे कई मामले हमें निकट भविष्य में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप ही बताइए, अगर एआई प्रोग्राम से बिना ड्राइवर के चलने वाला कोई वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसमें बैठे किसी इंसान की मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए? एआई प्रोग्राम बनाने वाली कंपनी, एआई प्रोग्राम को अपने देश में मान्य करने वाली सरकार, या फिर उस व्यक्ति को जो अपनी गाड़ी को एआई के भरोसे चला रहा था? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। एमएमएस, फ्रॉड और स्कैम जैसी घटनाओं को भी एआई की मदद से कुछ सेकंड्स में पूरा किया जा सकता है और यही सब कारण है जिनकी वजह से एलोन मस्क एआई को परमाणु हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं और ओपन एआई के सीईओ अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके इस तकनीकी को लेकर अपने देशों में गाइडलाइन जारी करने को बोल रहे हैं। सैम ऑल्टमैन हाल ही में भारत भी आए थे, लेकिन भारत इस टेक्नोलॉजी के लिए कितना तैयार है और किस तरह ये तकनीकी भारत को प्रभावित कर सकती है, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। भारत में एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 1500 स्टार्टअप्स मौजूद हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा बड़ी फंडिंग मुहैया कराई जाती है, लेकिन ये स्टार्टअप्स भारत में एआई को लेकर कुछ भी बड़ा बदलाव क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो रहे। भारत की एक बड़ी जनसंख्या भी एआई रेगुलेशन को लेकर अवेयर नहीं है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एआई से होने वाले बदलाव को समझकर भी आंखें बंद करके बैठे, यानी ऐसे लोग हैं जिनको बदलाव पसंद नहीं है। इसके अलावा भारत के एजुकेशन सिस्टम में अभी तक एआई टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ भी सिलेबस जोड़ा नहीं गया है जिससे यहाँ के बच्चों में इस टेक्नोलॉजी की समझ पैदा हो सके। भारत में अभी भी एक बड़ी जनसंख्या को मोबाइल फोन और कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। यही कारण है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में भारत को बहुत ज्यादा समय लग जाता है। चीन और जापान जैसे देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तरह तरह की तैयारियां 30 साल पहले ही शुरू हो गई थी। वहीं भारत में गाड़ियां आने के इतने सालों बाद भी तांगा चलाने वाले आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अब बदलाव लोगों को बहुत देर से समझ में आता है। भारत में कोई भी बड़ी कंपनी अभी तक सामने नहीं आई है जो एआई सिस्टम पर काम करके भारत में इस तरह का नया प्रोग्राम डेवलप कर सके। इसका मतलब यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत भविष्य की आहट को सुनने में बहुत पीछे रह गया है और अब यह आहट दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तब भी 50 से 75% लोग इसे समझ नहीं पा रहे। भारत के लिए बहुत जरूरी है कि एजुकेशन सिस्टम से लेकर हर क्षेत्र में एआई की समझ लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को 50 से 100 साल पीछे जाते हुए महज कुछ दिनों का ही समय लगेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में धीरे धीरे संवेदनशीलता ने भी अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया है। दुनिया इतनी आगे निकल गई है कि सोफिया जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट को भी कुछ देशों की नागरिकता मिल गई है। भविष्य में शिक्षक से लेकर वकील, जज, एग्जामिनर, डॉक्टर और इंजीनियर से जुड़े बहुत से काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाली है। यानी कि भविष्य में मनुष्य उस जगह पर भी पहुंच सकता है जहां आज की दुनिया में मशीनें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में क्या घमासान चल रहा है ये तो आपको पता ही होगा। अब ये दुनिया किस तरफ कदम बढ़ाएगी और ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई कहां तक जाएगी ये तो भविष्य पर निर्भर करता है। फिलहाल ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत रिसर्च लगती है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहनत को बर्बाद नहीं जाने देंगे। वीडियो पर रिस्पांस अच्छे आते रहे तो इसी तरह के वीडियोस हम आगे भी आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।